बच्चों, हम परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में और परमाणु मॉडल्स के बारे में। जो आपके सिलेबस में है वो बोहर परमाणु मॉडल से है। इस चैप्टर में बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां बची हुई थी उनमें संशोधन किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन है या अवशोषण है वो पैकेटों के रूप में होता है, बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, और जिनकी एनर्जी E बराबर एच न्यू के बराबर होती है। एच यहाँ पे उन्होंने एक नियतांक दिया प्लांक ने, जिसको प्लांक नियतांक कहते हैं, और न्यू है उस फोटोन की ऊर्जा, आवृत्ति, और इन दोनों गुणा कर देंगे तो उससे उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस सिद्धांत का उपयोग करके नील्स बोर ने, जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, उसकी कमियों को दूर किया। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसमें नाभिक है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया, और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन खोखले स्थान में घूमते हैं उसमें उस खोखले स्थान में अनेक कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते बल्कि कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। इन स्थिर कक्षाओं को कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। और इन स्थिर कक्षाओं को नाभिक से बाहर की ओर 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षाओं को अनुमेयक कक्षाएं, इंग्लिश में कहेंगे परमिशिबल सेल कहते हैं। नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। कक्षाओं में घूमते समय, इन स्थिर कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। नंबर 3, फिर इन्होंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं, यदि हम बाहर से ऊर्जा दे दें इलेक्ट्रॉन को, तो वो अपने से ऊंची कक्षा में चला जाता है, और ऊंची कक्षा में जाने के बाद वह ऊर्जा का वापस उत्सर्जन करके नीची कक्षा में भी आ सकता है। और ऊर्जा का यह उत्सर्जन या अवशोषण एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, और उसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। इस तरह से यहाँ पे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग इन सभी पॉइंट्स में बोर ने किया। नंबर 4, इन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोणीय संवेग बराबर होता है mv/r। m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r है त्रिज्या उस वृत्तीय पथ की जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यह इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणित होता है। n क्या है यहाँ पे? पूर्णांक। n यहाँ पर n है पूर्णांक। पूर्ण गुणित का मतलब पूर्णांक है यहाँ पे ये, जिसका मान पूर्णांक होगा कुछ भी, और ये पूर्णांक रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन के कोश को।
पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा, छठा, इस तरह से, या KLMN आदि आदि। तो इस तरह से नील्स बोर ने ये अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खोखले स्थान में नहीं घूमते, बल्कि निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी निश्चित ऊर्जा होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी उतनी ही होती है जितनी उस कक्षा की होती है। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बाहर से अवशोषण करके यदि बाहर से ऊर्जा दी जाए तो ऊंची कक्षा में चले जाते हैं, यानी नाभिक से जितनी दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो ये बोर का परमाणु मॉडल, इसमें जो पॉइंट्स हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कमियों की। बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बात यह हुई कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा तो पैकेटों के रूप में करेगा जिनकी ऊर्जा E बराबर h के बराबर होती है। तो उसका जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे ऊर्जा के उत्सर्जन का, अवशोषण का, तो लाइंस इस तरह से मिलनी चाहिए। पर जब इन लाइंस को हाई स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया, हाई रेजोल्यूशन वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो ये लाइन जो हैं अपनी से छोटी लाइनों में बटी हुई थी। अब ये अपने से छोटी लाइनों में क्यों बटी हुई थी, इसका उत्तर बोर का परमाणु मॉडल नहीं दे सका। पहली कमी तो ये हुई। दूसरी कमी ये थी, जब परमाणु के इस स्पेक्ट्रम को जो हमें लाइनों के रूप में प्राप्त हो रहा है, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त किया, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त करने से ये जो मुख्य लाइनें थी ये छोटी छोटी लाइनों में टूटी हुई मिली। इसका उत्तर भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं दे सका और इस प्रभाव को यहाँ पे जीमैन प्रभाव कहते हैं। जब परमाणु के स्पेक्ट्रम को हम चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त करें तो मुख्य लाइनें छोटी छोटी लाइनों में टूटी हुई मिलती हैं। इस प्रभाव को जीमैन प्रभाव, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। जीमैन प्रभाव की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा। तीसरी जो कमी थी वो थी स्टार्क प्रभाव की व्याख्या। स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में भी बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा। स्टार्क प्रभाव क्या है? ये जीमैन प्रभाव की तरह से ही है। जीमैन प्रभाव में हमने परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है ऊर्जा का, उत्सर्जन अवशोषण का, इलेक्ट्रॉनों का, वो हमने चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त किया। स्टार्क प्रभाव में हमने ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया और घटना वही घटी, मुख्य लाइनें छोटी लाइनों में टूट गई। तो ये सब जो मैंने आपको बताया है बोल करके, इसको नोट कर लेंगे, बोर के परमाणु मॉडल को भी और परमाणु मॉडल की कमियों को। इसके बाद अगला टॉपिक अगली वीडियो में बताऊंगा। आज इतना ही।